सोचिए एक ऐसा बिजनेस जहां आप कॉम्पिटिटर हो, आपके पास अनलिमिटेड कैपिटल हो, बेस्ट टेक्नोलॉजी हो और बेस्ट टीम भी हो, फिर भी आप उस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, या अगर कर भी लिया तो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बता रही। कुछ बिजनेसेस ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां कंपटीशन उन्हें हर्ट ही नहीं कर सकता, और ऐसे बिजनेसेस की एक खास पहचान होती है। ये सालों तक, डिकेड्स तक क्वाइटली कंपाउंड करते रहते हैं बिना किसी मेजर हेडलाइन में आए हुए। इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसे MOAT यानी मोट कहते हैं। पर ये मोट एग्जैक्टली होता क्या है? क्या सिर्फ मार्केट लीडर होना मोट है? क्या हाई प्रॉफिट मार्जिन्स मोट का प्रूफ है? या फिर क्या सिर्फ ब्रांड नेम होना मोट है? जरूरी नहीं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक नया कोल्ड ड्रिंक ब्रांड लॉन्च करते हो जिसका टेस्ट बेटर है, प्राइस कम है, पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, फिर भी वो कोका कोला और पेप्सी को रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका मोट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, उनका मोट है डिकेड्स का ब्रांड ट्रस्ट, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कंज्यूमर हैबिट। ये चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, टाइम से बिल्ड होती हैं। ऐसे ही कुछ बिजनेसेस का मोट और भी पावरफुल होता है। ऐसा मोट जहां कॉम्पिटिटर चाहे कितना भी पैसा लगा ले, कस्टमर स्विच ही नहीं कर सकता, या नया प्लेयर कोई मार्केट में आ ही नहीं सकता, या अगर आ भी जाए तो उससे एग्जिस्टिंग प्लेयर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उसका मोट जानने के लिए आपने कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछने। अगर कल इस इंडस्ट्री में एक कॉम्पिटिटर आए जिसके पास अनलिमिटेड पैसा हो, तो क्या वो इस बिजनेस को सीरियसली चैलेंज कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब उस कंपनी का मोट वीक है। अगर जवाब ना है, वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। तो आज के वीडियो में हम 3 ऐसी कंपनीज देखेंगे जो इस टेस्ट में पास होती हैं। तीनों कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं, तीनों के बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है। इनको अपने इकोसिस्टम से बाहर निकालना कॉम्पिटिटर्स के लिए या कस्टमर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। इस वीडियो का एनालिसिस मेरी पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट है। तो अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 कंपनी से, जो है कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, SIP चलाते हैं या कभी यूनिट्स रिडीम करते हैं, तो एक सिंपल सा सवाल है यहाँ पर, क्या ये सारे बैकएंड प्रोसेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद हैंडल करती हैं? बहुत हद तक इसका जवाब है नहीं। इस पूरे इकोसिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट लेयर होती है जिसे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी RTA कहते हैं। कैम्स इसी इकोसिस्टम का एक लीडिंग प्लेयर है। इन्वेस्टर ऑनबोर्डिंग से लेके KYC वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यूनिट अलॉटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट्स और रिडेम्पशन प्रोसेसिंग तक कैम्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ये खुद म्यूचुअल फंड्स नहीं बेचती है, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को स्मूथली चलाने में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है किसी बिजनेस को हाई मोड बिजनेस कहने के लिए? मेरे हिसाब से नहीं। इसलिए देखते हैं कि कैम्स का एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। सबसे पहला फैक्टर है स्विचिंग कॉस्ट। सोचिए, अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी सालों से कैम्स के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, तो क्या वो किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास आसानी से शिफ्ट कर सकती है? प्रैक्टिकल दुनिया में ये इतना सिंपल नहीं होता। डेटा माइग्रेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ऑपरेशनल कंटिन्यूटी और लाखों इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस, ये सब एक साथ जुड़े होते हैं। इसी वजह से एक बार रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो उसे रिप्लेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे हिसाब से ये कैम्स के मोट का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। दूसरी चीज़ है स्केल। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करती है, वैसे वैसे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स भी बढ़ते हैं, और जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस उतना ही ऑपरेटिंग लेवरेज। इसी वजह से ऐसे बिजनेसेस में ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। अगर हम कैम्स के फिनेंशियल नंबर्स देखें तो वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 700 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन मुझे रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज़्यादा इम्प्रेसिव एक और चीज़ लगती है इस कंपनी में, और वो है ऑपरेटिंग मार्जिन्स।
ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगभग 35% से बढ़कर 45% के आसपास पहुंच गए हैं। यानी बिजनेस सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा है बल्कि और एफिशिएंट भी होता जा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ऑपरेटिंग कैश फ्लो दोनों में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलती है। मेरे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और कैश जनरेशन हमेशा एक जैसे नहीं होते। कैम्स की खासियत ये है कि ये बिजनेस कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट कर रहा है और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। ऐसे एसेट लाइट बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म में जनरली बेटर कंपाउंडिंग पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन एनालिसिस यहीं खत्म नहीं होता। एक इन्वेस्टर के लिए बिजनेस क्वालिटी और इन्वेस्टमेंट क्वालिटी अलग अलग चीजें हैं। कैम्स एक हाई क्वालिटी बिजनेस है लेकिन मार्केट भी इस क्वालिटी को पहचानता है, इसीलिए कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। कंपनी का करंट पी अगर आप देखें स्कैनेक्स में तो वो 41 के आसपास है। अब असली सवाल ये नहीं है कि पीई कितना है, असली सवाल ये है क्या फ्यूचर ग्रोथ इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सके। अगर मुझे कैम्स को एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक्सीलेंट फाइनेंशियल क्वालिटी और रॉबस्ट कैश जनरेशन। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते वक्त वैल्यूएशन को बिजनेस क्वालिटी जितनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसी वजह से मेरे लिए कैम्स एक बिजनेस जरूर है जिसे स्टडी करना चाहिए, लेकिन हर प्राइस पर खरीद लेना जरूरी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की जो है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी खरीदी और बेची कैसे जाती है तो शायद आपका जवाब होगा कि पावर जनरेशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज उसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाती हैं। ये बात सही है लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। रियलिटी ये है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और सप्लाई कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। किसी स्टेट में डिमांड अचानक बढ़ सकती है तो कहीं सरप्लस पावर अवेलेबल हो सकती है। ऐसे में बायर्स और सेलर्स को एफिशिएंटली कनेक्ट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस की जरूरत होती है और यहीं पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का रोल शुरू होता है। IEX इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस नहीं करती और ना ही ट्रांसमिशन लाइंस ओन करती है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां इलेक्ट्रिसिटी बायर्स और सेलर्स ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक एक्सचेंज खुद शेयर्स इशू नहीं करता बल्कि बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है। अब सवाल ये है कि इस बिजनेस का मोड क्या है। मेरे हिसाब से IEX का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है नेटवर्क इफेक्ट। किसी भी एक्सचेंज बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी लिक्विडिटी होती है। जितने ज्यादा बायर्स और सेलर्स एक प्लेटफॉर्म पर होंगे उतना ही एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी होती है और जब प्राइस डिस्कवरी बेटर होती है और पार्टिसिपेंट्स उसी प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं, ये एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करता है जिसे तोड़ना किसी नए कॉम्पिटिटर के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से एक्सचेंज बिजनेसेस दुनिया भर में जनरली हाई मार्जिन बिजनेसेस माने जाते हैं। IEX के फाइनेंशियल्स भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। स्कैनिक्स में आप सारे नंबर्स डिटेल्स में देख सकते हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगातार 80% के आसपास रहे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पिछले कुछ सालों में हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिजनेस वर्चुअली डेट फ्री है और कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट करता है। ये कॉम्बिनेशन जनरली उन बिजनेसेस में दिखता है जहां कैपिटल रिक्वायरमेंट कम और ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ एनालिसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। अगर बिजनेस इतना अच्छा है तो फिर मार्केट इस कंपनी को कैम्स या CDSL जैसा प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों नहीं दे रहा? मेरे हिसाब से इसका जवाब बिजनेस क्वालिटी में नहीं बल्कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी में छुपा हुआ है। पिछले कुछ सालों में मार्केट कपलिंग जैसे रेगुलेटरी प्रपोजल्स पर काफी डिस्कशन हुआ है और फ्यूचर में पावर मार्केट की स्ट्रक्चर या प्राइसिंग मैकेनिज्म में कोई सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट IEX के बिजनेस मॉडल पर पड़ सकता है। इसी वजह से मार्केट इस कंपनी को एनालाइज करते वक्त सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं देखता बल्कि रेगुलेटरी रिस्क को भी प्राइस इन करता है। अगर मुझे IEX को एक लाइन में समराइज करना हो तो मैं कहूंगी एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म बिजनेस, पावरफुल नेटवर्क इफेक्ट और आउटस्टैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन इस बिजनेस का फ्यूचर सिर्फ एग्जीक्यूशन से नहीं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगा। इसीलिए IEX को एनालाइज करते वक्त नंबर्स के साथ पॉलिसी रिस्क को समझना भी
उतना ही जरूरी है। चलिए अब चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कंपनी पर, जो है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होगा, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके सारे शेयर्स एक्चुअली रहते कहाँ हैं? जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं, उस ओनरशिप का डिजिटल रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? इसी प्रोसेस में CDSL का रोल शुरू होता है। CDSL इंडिया की 2 डिपॉजिटरीज में से एक है। ये खुद शेयर्स इशू नहीं करती और ना ही स्टॉक एक्सचेंज की तरह ट्रेडिंग करवाती है। इसका काम है इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली मेंटेन करना और ओनरशिप ट्रांसफर को सीमलेसली प्रोसेस करना। हर नए डिमैट अकाउंट के साथ इसका इकोसिस्टम और बड़ा होता चला जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसका मोट कहां से आता है। मेरे हिसाब से CDSL का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ नेटवर्क इफेक्ट और रेगुलेटरी एंट्री बैरियर्स का कॉम्बिनेशन है। डिपॉजिटरी बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां कोई नई कंपनी आकर कुछ सालों में मार्केट लीडर बन जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मार्केट ट्रस्ट और पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन की जरूरत होती है और ये सब चीजें ओवरनाइट नहीं क्रिएट की जा सकती। अगर हम CDSL के फाइनेंशियल्स देखें स्कैनेक्स में, तो वो भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 245 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगभग 4 गुना से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। सबसे इम्प्रेसिव बात है ऑपरेटिंग मार्जिन्स, जो लगातार 60% के आसपास बने रहे हैं। कंपनी डेट फ्री है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहा है। ये सब इंडिकेटर्स एक हाई क्वालिटी एसेट लाइट बिजनेस की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन कैम्स की तरह यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है, क्या मार्केट को ये सारी बातें पहले से पता है? बिल्कुल, इसीलिए CDSL भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। अगर कैपिटल मार्केट्स में रिटेल पार्टिसिपेशन और डीमैट अकाउंट अगले कई सालों तक इसी तरह बनी रहती है तो कंपनी के लिए रनवे काफी लंबा हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली स्लो होती है या वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस बहुत एग्रेसिव हो जाती हैं, तो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स प्रेशर में आ सकते हैं। इसीलिए बिजनेस और वैल्यूएशन को अलग अलग देखना भी यहाँ उतना ही जरूरी है। अब अगर हम इन तीनों बिजनेसेस को एक साथ देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। कैम्स म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, IEX इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के लिए ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है और CDSL कैपिटल मार्केट्स की ओनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है। तीनों अलग अलग इंडस्ट्री में काम करती हैं, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल्स में कॉमन बात है, ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करती बल्कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करती हैं जिनके बिना पूरा इकोसिस्टम एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। और शायद इसी में सबसे बड़ी लर्निंग छुपी हुई है। स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हमेशा वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस में होते हैं। कई बार सबसे वैल्यूएबल बिजनेसेस वो होते हैं जो क्वाइटली पूरे इकोसिस्टम को चलाने का काम करते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सिर्फ बिजनेस की क्वालिटी देखना काफी नहीं होता, हमें ये भी समझना पड़ता है कि मार्केट इस क्वालिटी के लिए कितनी प्राइस मांग रहा है। इसीलिए इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको 3 स्टॉक्स बताना नहीं था। ऑब्जेक्टिव ये था कि अगली बार जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करें तो सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ या PE रेशियो देखकर डिसीजन ना ले। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि उस बिजनेस का मोट क्या है, क्या वो एडवांटेज अगले 10-15 सालों तक सस्टेन रह सकता है और क्या करंट वैल्यूएशन उस क्वालिटी को जस्टिफाई करती है। अगर आपने ये फ्रेमवर्क सीख लिया तो मुझे लगता है इस वीडियो का पर्पस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.